हेलो प्यारे मित्रों, यूपी टेट मैथ से संबंधित हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस को पढ़ रहे हैं और आज प्रॉफिट एंड लॉस की ये चौथी क्लास है। आप सभी के सामने मैं कुछ सवालों के साथ पुनः उपस्थित हुआ हूं। तो आज का जो पहला सवाल है वो कुछ इस तरीके से है कि 234 रुपए को तीन व्यक्तियों में ए, बी व सी में 1:1/2 अनुपाते 1/3 अनुपाते 1/4 के अनुपात में बांटा जाना था, परंतु गलती से 2:3 अनुपाते 4 के अनुपात में बांट दिया गया। किसको सबसे अधिक और कितना लाभ प्राप्त हुआ? यह सवाल है दोस्तों आपका। अब इस सवाल को आप कैसे हल करेंगे? यहां पर दो जगह पे अलग अलग डेटा दिया गया है, वो भी रेशियो में दिया गया है। तो आप इस सवाल को कैसे हल करेंगे समझते हैं दोस्तों। तो सबसे पहली चीज, टोटल जो रुपया है वो 234 रुपया है और इस 234 रुपए को तीन लोगों के बीच में बांटना है। अब एक बार इन्होंने बांटा 1/2, 1/3, 1/4, इसके रेशियो में बांटा गलती से, फिर इसको जो है 2:3:4 के रेशियो में बांटते हैं। तो अब जो है दोनों को तुलना करने के बाद, दोनों को कंपैरिजन करने के बाद किसको अधिक धन मिल रहा है और कितना लाभ प्राप्त हो रहा है, यही चीज पूछा जा रहा है कि ए को सबसे अधिक मिला कि बी को मिला कि सी को मिला, यही चीज इसमें पूछा जा रहा है। तो कुल धन कितना है दोस्तों? कुल धन कितना है? कुल धन कितना है दोस्तों? 234 रुपया, 234 रुपया। अब 1:2, 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 के अनुपात में सबसे पहले इसको हम बांटते हैं। अब चूंकि फ्रैक्शन में रेशियो होना बड़ा अटपट सा लगता है, इसको सबसे पहले हम जो है बिना फ्रैक्शन के बना देते हैं, सीधा सा सिंपल सा। तो यहाँ पर तरीका क्या करना है, 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 बराबर 2, 3, 4 का हम एलसीएम निकाल लेते हैं। 1/2 गुणा 2, 3, 4 का एलसीएम 12 होगा और यहाँ पर 12 से हम गुणा कर देंगे। हर एक फ्रैक्शन में हम इस एलसीएम वाली संख्या से गुणा कर देंगे और रेशियो 1/3 गुणा 12 रेशियो 1/4 गुणा 12। अब बराबर करके इसको हम हल कर देंगे। 2 छंग 12, 3 चौके 12, 2 छंग 12, 3 चौके 12, 4 तियां के 12। मतलब जो नया रेशियो आया इस फ्रैक्शन को तोड़ने के बाद, जो नया रेशियो आया वो क्या है? 6:4:3। ये आपका नया रेशियो मिल करके आ गया, बन करके आ गया। ये मान लीजिए 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो को मैंने यहाँ पर 6:4:3 रेशियो के रूप में कन्वर्ट कर दिया। अब इसमें बांटा जाना था। अब जरा आप बताइए, अगर इसमें बांटा जाएगा तो ए को, अब यहाँ पर 6 जो है मान लेते हैं हम, ए है और बी 4 है और सी 3 है। मतलब ए को 6 रुपया मिला है, बी को 4 रुपया मिला है और सी को 3 रुपया मिला है। यहाँ पर रेशियो में अगर पूछा जाए ए को कितना मिला है तो 6 रुपया मिला है, बी को कितना मिला है 4 रुपया मिला है, सी को कितना मिला है 3 रुपया मिला है। तो टोटल अगर रेशियो की बात की जाए तो 6, 4, 10 और 3, 13, मतलब 13 रुपए का सौदा हुआ है। 13 रुपए में ये इन तीनों व्यक्तियों के बीच में बंटवारा हुआ है। ये पहला वाला रेशियो है। अब दूसरा रेशियो क्या था? दूसरे वाले रेशियो में क्या कहा जा रहा है? 2:3:4। अब यहां पर क्या कहा गया है कि परंतु गलती वाला अनुपात क्या है? गलती वाला अनुपात क्या है? A:B:C का गलती वाला रेशियो क्या है? 2:3:4। और अगर इसको टोटल कर दिया जाए तो 2, 3, 5, 4, 9। मतलब अगर गलती वाले में देखा जाए, ए को 2 रुपया मिला, बी को 3 रुपया मिला, सी को 4 रुपया मिला। टोटल सौदा कितने का हुआ है? 9 रुपए का हुआ है। और जिसमें करना था उसमें टोटल सौदा 13 रुपए का हुआ है, जिसमें ए को 6 रुपया मिला है, बी को 4 रुपया मिला है और सी को 3 रुपया मिला है। तो अब इन्हीं दोनों को हमें हल करना है।
ए, बी और सी की वैल्यू निकालनी है। तो ए को अब सबसे पहले हम इस 13 को लेकर के हल करते हैं, इस 13 को हल करते हैं लेकर के। यहाँ पर एक रेशियो आपका टोटल में 13 दिया गया, यहाँ पर 234 रुपया रियल में यहाँ पर पैसा दिया गया है, तब 13 किसके बराबर है दोस्तों? 234 के बराबर है, या आप कह सकते हैं 234 किसके बराबर है? 13 के बराबर है। तो ये रियल वैल्यू है और इसका ये अनुपात में वैल्यू है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 234 को ऊपर रखेंगे और बटे में 13 करेंगे और गुणा जिसकी भी वैल्यू हमें निकालनी हो, हमें मान लेते हैं ए की वैल्यू को निकालनी हो, अगर हमें ए की वैल्यू निकालनी हो तो ए का मान कितना है? 6 है। ए का मान 6 है तो हम इसकी वैल्यू निकाल देते हैं। तो ये आप काटेंगे जब 13 एकम 13 हो जाएगा और फिर 13 अट्ठे 104, 13 अट्ठे 104 मतलब कि 18 बार ये कट जाएगा। यहाँ पर 18 गुणे 6 हो जाएगा, 18 छंगे 108 मतलब कि ए को कितना मिला होगा? 108 रुपया। ए को 108 रुपया मिला और बी को कितना मिला होगा दोस्तों? अगेन वही चीज़ करेंगे, 234। अगर हम 234 बटे 13 को काटेंगे तो यहाँ पर 18 आएगा, तो हम यहाँ पर सीधा सीधा रख दे रहे हैं 18 और बी का मान कितना है दोस्तों? 4 है। 18 चौके 72 रुपया मिला, तो बी को कितना मिला? 72 रुपया मिला। और सी को कितना मिलेगा दोस्तों? सी को कितना मिलेगा? यही अगेन आप 18 से गुणा करेंगे और कितने में? 3 में गुणा करेंगे। 18 त्रिका 54 मतलब सी को कितना मिला होगा? 54 रुपया मिला होगा। अब पुनः जो है आपका इस रेशियो में 2 रेशियो 3 रेशियो 4 के रेशियो में हमें बांटना है, जिसकी टोटल वैल्यू 9 रुपया है। अब पुनः आप ए को कितना मिलना था, मतलब कि गलती से अगर जब हुआ होगा तो ए को गलती से कितना मिला होगा, यहाँ पर हल कर देते हैं। तो 234 तो टोटल है, 234 तो टोटल है और बटे में 9 करना है। और यहाँ पर ए की वैल्यू कितना है? 2 रुपया, 2 कर देते हैं। अब इसको अगेन आप काटेंगे तो फिर क्या आएगा? 9 दूना के 18 और 5 बचेगा, 9 छंगे 54 26 मतलब कि 26 गुणे 2, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 4 और 1 5, 52 रुपया। ए को कितना मिला दोस्तों? ए को कितना मिला दोस्तों? अब ए को 52 रुपया मिला। और फिर यहाँ पर सी बराबर कर दे रहे हैं कितना? 234 बटे 9 को जब आप काटेंगे तो 26 आएगा, तो यहाँ पर हम 26 सीधा सीधा रख दे रहे हैं। तो 26 गुणे और यहाँ पर बी की वैल्यू कितना है? 3 है, तो 3 छंगे 18, 3 दूना के 6, 6 और 1 7 मतलब कि सी को 78 रुपया मिलना था गलती से। और यहाँ पर बी को कितना? सॉरी यहाँ पर सी नहीं बी होगा। अब यहाँ पर सी को कितना मिलना है दोस्तों? सी को कितना मिलना है? अगेन आप 234 बटे 9 करेंगे तो 26 आएगा, तो 26 गुणे सी की वैल्यू यहाँ पर कितना है? 4 है, 4 छंगे 24, 4 छंगे 24, 4 दूनी की 8, 8 और 1 9 और 1 10, 104 रुपया। मतलब कि गलती से इनको कितना मिलना था? ए को 52 रुपया मिलना था, बी को 78 रुपया मिलना था और सी को 104 रुपया मिलना था। अब मिला कितना है? ए को 108 रुपया मिला है, बी को 72 रुपया मिला है, सी को 54 रुपया मिला है। तो आप ही देख लीजिए इसमें किसको सबसे अधिक मिला है। तो ए को 108 रुपया मिला है, तो इसका मतलब ए को सबसे अधिक धन मिला, सबसे अधिक पैसा मिला या रुपया मिला। और कितना लाभ हुआ? मिला। लाभ कितना हुआ? लाभ बराबर लाभ कितना हुआ इनको? अब 108 यहाँ पर था और यहाँ पर ए को कितना मिला? 52, तो 108 माइनस 52 कर देंगे। 8 में से 2 जब घटाएंगे तो आप कितना बचेगा? 8 में से 2 जब घटाएंगे तो 6 बचेगा, 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 बचेगा। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 56 रुपया, मतलब 56 रुपये का ए को लाभ प्राप्त हुआ है। यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा।
क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? ए को सबसे अधिक मिला और लाभ कितना मिला? 56 रुपया मिला। यही सवाल का आंसर हो जाएगा। सवाल है दोस्तों कि 1 रुपए में 9 वस्तुएं बेचकर एक व्यक्ति को 4% हानि होती है, तदनुसार 44% लाभ अर्जित करने के लिए उस व्यक्ति को 1 रुपए में कितनी वस्तु बेचनी चाहिए। यहाँ पर दोस्तों आप एक चीज़ देखिए, एक चीज़ आपको कॉमन नज़र आएगी चीज़, वो चीज़ क्या है? यहाँ पर पूरे सौदे में सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ की बात की गई है, बेचने की। यहाँ पर सिर्फ किसकी बात हो रही है? बेचने की बात हो रही है पूरे सौदे में। तो जब भी आपको किसी एक सवाल में सिर्फ और सिर्फ पूरे सौदे में बेचने की बात कहे और यहाँ पर बेचने का जो डेटा है 2 से 3 बार आएगा, मतलब 1 रुपए में 9 वस्तु बेचकर एक व्यक्ति को 4% की हानि होती है। 44% लाभ अर्जित करने के लिए उस व्यक्ति को 1 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए। तो यहाँ पर बेचनी, बेचकर 2 बार बेचना शब्द आया। एक बार जिसमें बेचा जा रहा है उसमें कहा जा रहा है कि हानि हो रही है। अब कहा जा रहा है कि कितने में बेचें कि उसको इतना लाभ हो। आपसे इस प्रकार का सवाल अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, जहां पर सिर्फ बेचने की सौदा की जाती है, बेचने की चर्चा की जाती है। तो यहां पर इस सवाल को आप कैसे हल करेंगे? बड़ा सिंपल सा सरल सा तरीका आप अपनाइएगा। 1 रुपए में 9 वस्तुएं, 1 रुपए में कितनी वस्तुएं? 1 रुपए में 9 वस्तुएं बेच रहे हैं, तो 4% की हानि हो रही है, तो मतलब कितने का बेच रहे होंगे? 96 रुपए का। 96 रुपए का 1/9, मतलब कि 1 रुपए में अगर 9 वस्तु बेच रहे हैं तो अब इसको अगर हम अपनी तरफ से माने तो 96 रुपए को बेचा जा रहा है, और रियल में क्या दिया गया है? 1/9, मतलब 1 रुपए में 9 वस्तुएं। और वैसे कितना दिया गया है? 96 रुपया हम मान के चल रहे हैं। और अगर इनको हम कितने में बेच दें कि 44% का लाभ हो, तो यहाँ पर माना 44% लाभ के लिए 1 रुपए में x वस्तुएं, माना 44% लाभ के लिए 1 रुपए में x वस्तुएं बेचना पड़ेगा। यहां पर हम मान लेते हैं x वस्तुएं बेचना पड़ेगा, x वस्तुएं बेचना पड़ेगा। अब 1/9 बराबर 96, मतलब कि अगर 1 रुपए में 9 बेच रहे हैं तो 4% की हानि हो रही है, तो मतलब 96 रुपए का बेच रहे हैं। अगर यहाँ पर 44% लाभ, तो जहाँ पर रुपए की बात आए यहाँ इस साइड में लिखना होगा, और जो परसेंटेज वाली वैल्यू होगी इस साइड में लिखना होगा। तो 1 रुपए में x वस्तु को बेचा रहा है, तो मतलब x बराबर 44% लाभ हो रहा है, तो मतलब कितने का? 144 का बेच रहे होंगे। यहाँ पर 144 का बेच रहे होंगे, तो यहाँ पर 144 का बेच रहे होंगे। अब इस सवाल को आपको हल करना है। अब कैसे हल होगा समझते हैं। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 144 का इधर से कर देना है, x का इससे कर देना है। तो 144 का जब इससे हम करेंगे तो 1/9 गुणे 144 बराबर, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई जब होगा तो इसका इससे होगा, इससे इसका होगा, और एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। x का जब 96 में गुणा होगा तो 96 गुणे x आएगा। 16 9 44, 16 9 144, 16 बराबर 96 गुणे x, 96 को इधर कर देना है, 16/96 बराबर x, या x बराबर यहाँ पर 16 1 16, 16 छक्के 96, 1/6। अब यहाँ पर पहले कितना बेचा जा रहा था? 1 रुपए में 9 वस्तुओं को बेचा जा रहा था। अब यहाँ x बराबर 1/6 आ गया। इसका तात्पर्य ये है कि अर्थात 1 रुपए में 6 वस्तुएं
वस्तुएं बेचनी चाहिए, बेचनी चाहिए, बेचनी चाहिए। कितना % लाभ कमाने के लिए वस्तुएं बेचनी चाहिए? जिससे 44% लाभ प्राप्त हो सके, लाभ प्राप्त हो सके। ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। x बराबर 1/6 आएगा, मतलब कि 1 रुपए में 6 वस्तुओं को अगर बेचते हैं तो 44% का लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों इस प्रकार का जो भी सवाल होगा इसी तरीके से आपको हल करना है, ताकि आपका एकदम सरल तरीका अपनाया जाए और उसके बाद सरल तरीके से सवाल भी आसानी से हल हो सके। एक आध दो सवाल हम इस बेस पर और देखते हैं, जिससे आपका ये डाउट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। एक व्यक्ति ने एक रेडियो 810 में बेचकर 10% की हानि उठाई। यदि वह उसे 1035 रुपए में बेचे तो उसे कितने % का लाभ होगा? यहाँ पर भी इस पूरे सौदे में आप देख रहे हैं सिर्फ बेचने की बात हो रही है। पहले इन्होंने 810 को बेचा, 10% की हानि हुई, उसके बाद 1035 में बेच रहे हैं। अब इनको कितने % का लाभ हो रहा है, यही चीज़ यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो अगर हम ये मान के चलें कि अगर इनको 10% की हानि हो रही है और इसका मतलब क्या हुआ, 90 का बेच रहे हैं, अस्थाई वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों? 90 रुपया, और रियल वैल्यू यहां पर कितना दिया गया? 810 रुपया। तो 810 और 90 एक दूसरे के बराबर हुआ। अब यहां पर 1035 में बेचने पर उसे कितने % का लाभ होगा? अब अगर जैसे यहां पर 810 में बेचकर 10% की हानि हो रही है, मतलब 90 का बेच रहे हैं, तो यहां पर अगर हम 1035 का बेचें तो कितने का बेच रहे हैं? अगर इसका अस्थाई और वैल्यू निकालनी हो तो x रुपए में बेच रहे होंगे, x रुपए में बेच रहे होंगे, जिसमें एक वैल्यू भी होगी CP का और साथ में उसमें कुछ % लाभ भी होगा। हम समझते ही सवाल को कैसे हल करना है, समझना। यहां पर सबसे पहली चीज क्या है? 810 में 10% की हानि। तो यहां पर एक साइड में आप क्या रखेंगे? 810 बराबर 10% की हानि हो रही है, तो मतलब 90 रुपए का बेच रहे हैं। यहां पर रियल वैल्यू क्या? 810 रुपया। यहां पर रियल वैल्यू 810 है और यहां पर अस्थाई वैल्यू 90 रुपया। 10% की हानि हो रही है। हम ये मान के चल रहे हैं कि CP हमारा 100 रुपया है, 100 रुपया है, तो हम 90 का बेच रहे हैं, तभी 10% की हानि हो रही है। और यहाँ पर वास्तविक जो वैल्यू है वो 810 है, एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर 1000, अब वैल्यू को वैल्यू के ही पास में रखना। 1035 में बेचने पर, 1035 में बेचने पर, अब जैसे यहाँ इसके ये बराबर, मतलब यहाँ 10% की हानि हो रही है, तो हम उस वैल्यू को यहाँ पे रख रहे हैं कि कितने का वो बेच रहे हैं, 90 का बेच रहे हैं। अब लाभ कमाने के लिए हम कितने का बेचेंगे? मान लेते हैं कि 1035 का हम बेचें तो x रुपए का हम बेच रहे हैं। अब इस x रुपए का बेचने का मतलब ये है इसमें लाभ भी हमारा जुड़ा हुआ है। तो अब x रुपए में बेच रहे हैं। अब फिर से आप इसको हल कर दीजिए। x का एक 810 में जब गुणा करेंगे तो x गुणे 810 आएगा, और 90 का 1035 में गुणा कर देना है, 90 गुणे 1035। अब उसके बाद क्या करना है? 0 से 0 कट जाएगा, 9 9 के 81 हो जाएगा। यहाँ पर x बराबर 1035 बटे 9 कर देना है। 9 एकम 9 हो जाएगा, 1 बचा, 9 एकम 9 बचत, 9 4 13 45, 9 बचे 45, मतलब x बराबर 115, मतलब कि 115 रुपए में ये बेच रहे हैं। मतलब 115 रुपए में अगर बेच रहे हैं तो 100 से अधिक बेच रहे हैं। 100 तो CP है, 100 यहाँ पर CP है, मतलब खरीद दाम 100 माना है, 115 का बेच रहे हैं, तो लाभ कितने का हो रहा होगा? लाभ बराबर 115 माइनस 100 बराबर 15%।
15%, 15% का लाभ हो रहा है। यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो अगर आपको किसी सवाल में बेचने का डेटा ही दिया जाए, मतलब बेचने का सौदा किया जाए, तो जितनी वैल्यू वास्तविक होगी रुपए में उसको एक साइड में रखेंगे, और परसेंटेज वाली जिसमें प्रतिशत लाभ या हानि की बात होगी उसमें उतने प्रतिशत या लाभ को, उतने प्रतिशत हानि या लाभ को माइनस करके यहाँ पर उसके बराबर रख देंगे। तब उसके बाद इसको हम अगर हल करेंगे तो जो भी डेटा आपसे पूछा जाएगा वो आसानी से हल हो करके निकल आएगा। आशा करता हूँ आप सभी को ये सवाल समझ में आया होगा। सवाल है दोस्तों, राजेंद्र ने एक रेडियो 510 रुपए में बेचने पर 15% की हानि होती है। रेडियो को कितने रुपए में बेचे या बेचा जाए ताकि 15% का लाभ हो। मतलब राजेंद्र ने एक रेडियो कितने का बेच रहे हैं, 510 रुपए का, और हानि कितने का हो रहा है, 15% का। मतलब रियल वैल्यू 510 रुपए में बेच रहे हैं और अगर 15% की हानि हो रही है तो मतलब 85 रुपए में ये अस्थायी रूप से बेच रहे हैं परसेंटेज के हिसाब से। अगर हम सीपी मान लेते हैं 100 है तो ये 85 रुपए का बेच रहे हैं। रेडियो को कितने में बेचा जाए ताकि 15% का लाभ हो, मतलब कि कितने का बेचा जाए, 115। 15% का लाभ का मतलब क्या हुआ, अस्थायी वैल्यू 115 रुपया। 115 रुपए में अगर बेचा जाए तो फिर क्या होगा, अब समझते हैं। यहां पर बेचा कितने का जा रहा है, 510 का। अब ये किसके बराबर, 15% हानि अगर हम हटा देते हैं तो मतलब 85 रुपए का बेच रहे हैं। अब इसको कितने का बेचा जाए, माना x रुपए में बेचने पर 15% का लाभ होगा। हम ये चीज मान लेते हैं। अब 510 बराबर 85 हो जाएगा। अब x रुपए में अगर बेचते हैं तो मतलब कितने का बेच रहे हैं, 115 का बेच रहे हैं। यहाँ पर अस्थायी वैल्यू हो जाएगा। परसेंटेज में हम घटाएंगे और बढ़ाएंगे। अगर लाभ हो रहा है तो उतना 100 में बढ़ा देंगे, अगर घट रहा है, हानि हो रही है तो उतना 100 में हम माइनस कर देंगे। यही यहाँ पर मेन पॉइंट है समझने का। अब फिर से वही क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इससे कर देना है, इसका इससे कर देना है। तो 115 गुणे 510 बटे में हम 85 कर दे रहे हैं और बराबर x कर दे रहे हैं। ये इसका ये महत्व हो जाएगा, मतलब तरीका हो जाएगा। 17 पचे 85, 17 तरीका 51, यहाँ पर 0 हो जाएगा, 5 छंगे 30 हो जाएगा। x बराबर 115 गुणे 6, x बराबर 6 पंचे 30, 6 कम 6 3 9, 6 कम 6 हो जाएगा 690। x बराबर क्या निकल के आया, 690। अर्थात अगर हम x रुपए में बेचते हैं, मतलब कि x अर्थात 690 रुपए में बेचते हैं तो 15% का लाभ हो जाएगा। यही इस सवाल का दोस्तों आंसर हो जाएगा। दोस्तों सवाल है, एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य जिसका वास्तविक मूल्य 100 रुपया है 10% बढ़ाकर अंकित करता है, वह उस वस्तु पर 10% कमीशन देकर ग्राहक को बेचता है, तो उसने वह वस्तु कितने रुपए में बेची है। यहाँ पर एक वास्तविक वैल्यू क्या है, वास्तविक वैल्यू क्या है दोस्तों, वास्तविक मूल्य क्या है, वास्तविक मूल्य वैल्यू कितना है, 100 रुपया। अब इन्होंने क्या किया कि 10% का अंकित करते हैं, MP मतलब मार्क देते हैं 10% और बढ़ा करके। वास्तविक मूल्य तो 100 है लेकिन इस 100 पर 10% और बढ़ाते हैं। तो जब 10% और बढ़ाते हैं MP हो जाता है, एक अंकित करते हैं तो उसको हम मार्क प्राइस कहते हैं, अंकित मूल्य कहते हैं। तो जब इस 100 पर 10% बढ़ाएंगे तो अब अंकित मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों, 100 रुपया, 110 रुपया, 110 रुपया। अब वह उस वस्तु पर 10% कमीशन भी लेता है, मतलब कि अब 110 में जब ये बेच रहे हैं ना तो 110 में ये 10% का कमीशन भी ले रहे हैं, मतलब कि कमीशन देकर ग्राहक को बेचता है, 10% की छूट भी देता है। तो कमीशन कितने का, 10% का।
कितने, किस पर, 110 पर। तब 110 का कितने का, 110 का 10% बराबर क्या हो जाएगा, 10% बराबर 1 0 से 1 0 ये कट जाएगा 11 रुपया। मतलब 10% में 110 में 11 रुपए का छूट दे रहे हैं, 11 रुपए का छूट दे रहे हैं। तो ग्राहक को दे कितने कर रहे हैं, ग्राहक को बेचते हैं, कितने का बेचते हैं दोस्तों, ग्राहक को कितने का बेचते हैं, 110 माइनस 11, जब इसको आप घटाएंगे तो क्या निकल के आएगा, 99 रुपया। 99 रुपया, मतलब ग्राहक को कितने का बेच रहे हैं, 99 रुपये का बेच रहे हैं। यही सवाल का आंसर हो जाएगा। सवाल है दोस्तों, एक व्यक्ति अपने सामान को उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक पर अंकित करता है तथा अंकित मूल्य पर 40% बट्टा देता है, उसका हानि लाभ प्रतिशत क्या होगा। यहाँ पर यह निश्चित नहीं किया गया है कि हानि हो रहा है कि लाभ हो रहा है। एक चीज तो जरूरी हो रहा है दोस्तों, अब क्या हो रहा है इस चीज को ही यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आप बात को समझने की कोशिश करें। एक व्यक्ति अपने सामान को उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक पर अंकित करता है। मतलब कि अगर हम मान लेते हैं कि माना सीपी क्या है, 100 रुपया है। सीपी मतलब क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपया है। अब इस 100 रुपए पे 40% अधिक अंकित कर रहा है। अंकित करने का मतलब मार्क प्राइस, अंकित मूल्य, मार्क प्राइस। तब मार्क प्राइस क्या हो जाएगा दोस्तों, मार्क प्राइस क्या हो जाएगा, जब 40% अधिक अंकित कर रहा है इस 100 पे, तब 140 रुपया हो जाएगा, 140 रुपया हो जाएगा। और फिर आगे क्या है, अंकित मूल्य पर, मतलब इस एमपी पर 40% बट्टा देता है, मतलब 40% का छूट देता है। तब इस सौदे में क्या हो रहा है, हानि हो रहा है कि लाभ हो रहा है, तो अभी पता चल जाएगा। इन्होंने सीपी मतलब 100 रुपए का सामान खरीदा है, 140 रुपए अंकित 40% अधिक करके 40% इस एमपी पर छूट कर रहे हैं। तब 40% पहले निकाल लेते हैं। बट्टा कितना, बट्टा कितना हो रहा है, 40% का, 40% का। अब 40% निकाल लेते हैं। 144 गुणे 40% का मतलब बट्टे में 100, 40% 40/100 हो जाएगा। 1 0 1 0 1 0 1 0, 14 चौके 56 रुपए। मतलब 56 रुपए का क्या दिया जा रहा है दोस्तों, बट्टा दिया जा रहा है, मतलब छूट दिया जा रहा है। बट्टा 40% है और ये 40% अगर देखा जाए अंकों में कितना है, 56 रुपए का बट्टा दिया जा रहा है। अब इस 56 रुपए का बट्टा 140 पे ना दे करके किस पे दिया जा रहा है, 100 रुपए पे दिया जा रहा है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि अगर ये सीपी अगर इनका 100 रुपया है, सीपी अगर 100 रुपया है और ये 56 रुपया क्या कर रहे हैं, ये बट्टा दे रहे हैं, किस पर दे रहे हैं दोस्तों, 140 पर दे रहे हैं। तो सामान को दे कितने का रहे हैं, 140 56 0 मतलब 4 आएगा और 13 में से 5 जाएगा 8, मतलब ये दे कितने का रहे हैं, एसपी बराबर 84 रुपए का। ये 84 रुपए का सामान दे रहे हैं। खरीदे कितने का है, 100 रुपए का। बेच कितने का रहे हैं, 84 रुपए का। अब आप बताइए इन पूरे सौदे में इनको हानि हो रही है कि लाभ। तो भाई खरीदा 100 का है, बेच 84 का रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हानि होगी, हानि होगी। तो हानि कितने का हो रहा है, 100 में से 84 जाएगा तो 16 रुपया कह सकते हैं या फिर 16% कह सकते हैं। यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। सवाल है दोस्तों, एक व्यक्ति 2 किताबें 410 में खरीदता है और दोनों किताबों को समान मूल्य पर बेचता है। एक से उसे 15% लाभ हुआ, दूसरे से 10% की हानि होती है। दोनों किताबों का क्रय मूल्य क्या होगा। मतलब 2 किताबों को 410 में खरीदता है, दोनों किताबों को 410 में, टोटल 410 रुपया ये खर्च कर रहे हैं और 2 किताब इसके बदले खरीद रहे हैं। तो अब यहाँ पर यह प्रश्न पूछा जा रहा है कि दोनों किताबों का अलग अलग सीपी क्या होगा, क्रय मूल्य क्या होगा। दोस्तों अगर इस सवाल को हम एक कॉन्सेप्ट के थ्रू लगाएं तो सवाल बहुत लंबा होगा और टाइम ज़्यादा जाएगा। तो इस
प्रकार के सवाल का मैं एक ट्रिक आप सभी को बताना चाहूँगा। इस ट्रिक के माध्यम से आप जो है इस सवाल को बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। वो ट्रिक क्या है आप ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहली चीज़ क्या है, एक व्यक्ति 2 किताबें 410 में खरीदते हैं। टोटल खर्च कितना कर रहे हैं, कुल खर्च कितना कर रहे हैं दोस्तों, कुल खर्च कितना कर रहे हैं 410 रुपया। दोनों किताबों को सामान्य मूल्य पर बेचता है। एक से उसे 15% लाभ हुआ, दूसरे से 10% की हानि होती है। कुछ भी नहीं करना है, 1 से 15% लाभ मतलब 115 रुपये का इन्होंने बेचा होगा, और दूसरे में 10% की हानि हो रही है बेचने पर, मतलब कितने का बेचा होगा 10% की हानि हो रही है तो 90 रुपये का बेचा होगा। इस 115 और 90 को आप तोड़ लीजिए, सरल कर दीजिए। तो जब हम इसको करेंगे तो यहाँ पर 23 पंचे 115 हो जाएगा, 18 पंचे 90 हो जाएगा, 18 पंचे 90 हो जाएगा। अब 23 और 18 को आप जोड़ लीजिए, 8 3 11 हो जाएगा, 2 और 1 3, 3 और 1 4, मतलब ये जो 41 निकल के आया है ये अस्थाई वैल्यू है, अस्थाई वैल्यू है 41। अब ये 41 किसके बराबर है, इस 410 के बराबर है। अस्थाई वैल्यू का मतलब अस्थाई मूल्य है दोनों किताबों का। 41 जो है अस्थाई मूल्य है दोनों किताबों का। तो जरा आप बताइए 41 बराबर 410 के हुआ कि नहीं। अब जब 410 के बराबर 41 से 41 बराबर 410, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा 10 के, 1 बराबर 10 के हो जाएगा। 1 बराबर कितने का हो जाएगा दोस्तों 10 के हो जाएगा। अब 1 को हम मानते हैं क्या, 1 को हम मान लेते हैं, यहाँ पर जो 23 है ये मान लेते हैं हम 15% जो लाभ हुआ है इसको, मतलब 23 रुपये में बेचा गया है। यहाँ पर हम अस्थाई वैल्यू क्या मान लेते हैं, 23 रुपया, हम जो 15% लाभ हो रहा है उसको हम 23 रुपये में बेचे हैं। 18 रुपया जो इसमें 10% की हानि हो रही है वो 18 रुपये में बेचे हैं, और दोनों को हम इकट्ठा कर देते हैं तो 41 रुपया हो रहा है। टोटल 41 रुपये का सौदा हो रहा है, और ये भी ये क्या है, इस अस्थाई है। तो जरा बताइए 15% जो लाभ हुआ है उसको हमने कितने का बेचा है 23 का, और यहाँ पर 1 बराबर 10 है, तब 23 बराबर क्या हो जाएगा, 23 बराबर क्या हो जाएगा 23 गुणे 10, 230 रुपया, 230 रुपया हो जाएगा। और यहाँ पर 18 बराबर क्या हो जाएगा, 18 गुणे 10 मतलब कि 180 रुपया। मतलब इन्होंने पहली किताब कितने का बेचा है, पहली किताब 230 रुपये का, और दूसरी किताब इन्होंने 180 रुपये का बेचा है। ये किताबों का मूल्य है, किताबों का मूल्य है। पहली किताब इन्होंने 230 का बेचा है, दूसरी किताब इन्होंने 180 पर बेचा है। 230 पर बेचने पर इनको 15% का लाभ हो रहा है, 180 पर बेचने पर इनको 10% की हानि हो रहा है। तो यही चीज़ यहाँ पर हमसे पूछा भी गया था कि ये बताइए कि प्रत्येक का क्रय मूल्य क्या होगा। तो एक का 230 होगा, एक का 180, यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आप सभी को ये ट्रिक समझ में आया होगा। दोस्तों सवाल है, एक दुकानदार 1 केजी के स्थान पर 800 ग्राम का बाट प्रयोग कर अपने माल को लागत मूल्य पर बेचने का दिखावा करता है, उसका लाभ क्या होगा, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये चीज़ यहाँ पर पूछा जा रहा है। आप जानते हैं 1 केजी बराबर क्या होता है, 1 केजी बराबर 1000 ग्राम, 1 केजी बराबर 1000 ग्राम। अब जो दुकानदार है ये 1000 ग्राम के स्थान पर 800 ग्राम का बाट प्रयोग कर रहा है, मतलब देना कितना चाहिए इनको 1000 ग्राम, बट दे कितना रहे 800 ग्राम। फायदा कितने का हो रहा है,
फायदा 200 ग्राम का हो रहा है। तो यहाँ पर लाभ कितने का हो रहा है दोस्तों? लाभ कितने का हो रहा है? लाभ कितने का हो रहा है? 200 ग्राम का। लाभ कितने का हो रहा है? 200 ग्राम का। तो यहाँ पर लाभ परसेंट पूछा जा रहा है, परसेंट में लाभ पूछा जा रहा है। तो जरा आप बताइए लाभ कितने का हुआ? 200 ग्राम का। अब कितने पे हो रहा है जरा आप बताइए? 1000 पे की 800 पर। तो आप कहेंगे 800 पर हो रहा है, क्योंकि इसका कुछ अस्तित्व ही नहीं है। यहाँ पर प्रयोग कितने का किया जा रहा है? यहाँ पर 800 ग्राम का। तो यहाँ पर 800 पर ही तो लाभ हो रहा है, और लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करना होता है? 100 से गुणा। अब यहाँ पर आप आसानी से गुणा कर सकते हैं। 1 0 1 0 1 0 1 0, 2 चौका 8, 25 चौके 100, मतलब 25% का क्या हो रहा है? 25% का लाभ हो रहा है। यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा, यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। सो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी को सारे सवाल अच्छे से समझ में आए होंगे। और ये प्रॉफिट एंड लॉस का चौथी क्लास थी। इसके अलावा भी हम कुछ और भी क्लास को लेकर के आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस का, क्योंकि अभी कुछ सवालें जो हैं बची हुई हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण है। सो दोस्तों, फिर मिलते हैं कुछ और एक नए सवालों के साथ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ भी अगली क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।